हेलो फ्रेंड्स, मैं जित सिंह मार्गदर्शन आईएएस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं आप लोग के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, साथ ही साथ बिहार एसआई, यूपी एसआई, हरियाणा एसआई के साथ साथ एसएससी रेलवेज के लिए आप लोग के लिए महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आता हूँ, महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल लेकर के आता हूँ। आज हम लोग का सेकेंड पार्ट यानी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्री स्पेशल, यानी अभी मैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत के साथ प्री स्पेशल आप लोग के लिए स्पेसिफिक शुरू कर रहा हूँ। एक पहला वीडियोज हमारा अपलोड हो चुका है, आज सेकंड वीडियोज हो। जैसे मुझे समय मिलेगा मैं आप लोग के लिए इस सीरीज को आप लोग के लिए प्रत्येक दिन लाने का कोशिश करूंगा। मार्गदर्शन आईएएस चैनल को, यूट्यूब चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, अन्य किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वहाँ उस सिलेबस में आपको हिस्ट्री के क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। अगर आप हमारे साथ 15 से 20 मिनट अगर समय देते हैं प्रत्येक दिन, तो निश्चित रूप से मैं यह कह सकता हूँ कि आप लोग का 100% हिस्ट्री के क्वेश्चंस सही करवाने की जिम्मेवारी हमारी होगी। इसके लिए आप लोग हमारे ऊपर विश्वास जरूर कर सकते हैं। मार्गदर्शन आईएएस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाना है प्रत्येक दिन। दोस्तों, मैं अगर आप लोगों से स्टडी के विषय में बात करूं तो कोई भी सब्जेक्ट आपका आसान नहीं होता है। आप अगर प्रत्येक दिन कंटिन्यूअस मैनर में डेडिकेशन के साथ अगर स्टडी करते हैं तो वह सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। साधारणतया बच्चों के दिमाग में होता है कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होता है और हिस्ट्री मुश्किल सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ मार्गदर्शन आईएएस के साथ जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और शेयर करते हैं, तो आपको एहसास होगा कि हिस्ट्री एक बहुत ही सामान्य और सभी विषयों से ज्यादा आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है। अच्छे मार्क्स ला करके मल्टीपल चॉइस का एग्जामिनेशन हो या डिस्क्रिप्टिव मैनर का एग्जामिनेशन हो, आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप मैं बहुत ही सिंपल तरीके से प्रेजेंट करता हूं आपको, और आप अच्छे ढंग से हमारे साथ जुड़े और निश्चित रूप से आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा, आप 2-4 क्लासेस हमारे साथ अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा बूस्टअप हो रहा है। समय लैप्स ना करते हुए मैं अपने सब्जेक्ट मैटर पे आता हूँ। दोस्तों, आज का जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु लेकर के मैं आया हूँ हिस्ट्री के अंतर्गत गवर्नर के विषय में, गवर्नर जनरल के विषय में और वायसराय के विषय में। यह वीडियोज आपका लगभग 3 पार्ट में होगा जरूर, ठीक है ना। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट है और इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नरों के विषय में मैं महत्वपूर्ण जानकारी आपको शेयर करूंगा। यहाँ से जरूर से जरूर वनडे एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या पीएससी का एग्जामिनेशन है जिसको राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत एग्जामिनेशन के अंतर्गत आप देखते हो, तो जरूर से जरूर आप लोग को देखना है। पहला यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यह है, बंगाल के गवर्नर तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक कहा जाता है। यहाँ से वनडे में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को क्वेश्चन के साथ एग्जामिनेशन के विषय में भी बताते चलता हूँ कि किस एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो यह वनडे एग्जामिनेशन का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और साथ ही साथ लॉर्ड क्लाइव का अगर बंगाल में कार्यकाल आप देखोगे तो 1757 से 1760 इसका पहला कार्यकाल था। दूसरा 1765 से लेकर 1767 इसका दूसरा कार्यकाल था। यहाँ से भी आपको मैचिंग करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान पूर्वक इस चीज को देखें। अगला जो विषय वस्तु है गवर्नर के संदर्भ में, वह ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को 1757 में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। अगर आपके से पूछ दिया जाए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको लॉर्ड क्लाइव का नाम याद होना चाहिए। पीरियड 2 टर्म के लिए यह नियुक्त हुआ था। पहला 1757 से 1760 तक था, दूसरा टर्म 1765 से लेकर के 1767 तक था और यह पहला था। और मैं आप लोगों को पूर्व के क्लासेस में भी यह बता चुका हूं, अगर कोई पहला होता है तो वहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। यह मोस्ट वीवीआई के अंतर्गत है। अगला जो बिंदु है, बंगाल के गवर्नर के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में
यह बरार के साथ युद्ध में के बाद इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि की थी। इलाहाबाद की संधि आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1765 में हुई थी। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। यह अपने द्वितीय टर्म में यानी दूसरा दफा जब यह गवर्नर बना था उस समय की यह उपलब्धि है। अगला इसी के साथ मैं बताना चाहूँ तो 1764 में ऐतिहासिक बक्सर का युद्ध हुआ था और इस समय वेंसीटार्ट गवर्नर था और इसका पीरियड 60 से 65 के बीच में था। यानी आप यह कह सकते हो कि लॉर्ड क्लाइव के बाद वेंसीटार्ट की जो है ना गवर्नर के रूप में नियुक्ति हुई थी और जो बीच वाला टर्म था यही वेंसीटार्ट गवर्नर था बंगाल का। और इसी के पीरियड में आपको बक्सर की लड़ाई होती है और इसमें युद्ध में आप जानते हो कि हेक्टर मुनरो अंग्रेजों के सेना का सेनापति था और इस युद्ध में आपको हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। यह एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी साथ साथ मैं आप लोग के शेयर करते चलता हूँ कि यहाँ से कोई भी प्रश्न यानी गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय वाले खंड से कोई भी, देखो यह खंड पूरी तरीके से फैक्चुअल है। अगर आप हमारे साथ समय देते हैं, वीडियोस को अंत तक देखते हैं और जो 3 या 4 पार्ट में मैं आपके साथ लाने वाला हूँ वीडियोस, उसको लगातार आप देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और 100% आप यहाँ पे स्कोर करोगे। ठीक है ना। अगला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी। किसके द्वारा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा किसके द्वारा द्वैध शासन की नींव रखी गई, तो आपको लॉर्ड क्लाइव का नाम याद रखना होगा। अगला इंफॉर्मेशन ये है कि द्वैध शासन के दौरान क्लाइव के बाद बरेलास्ट, आप देखो 1767 से 69 तक इसका पीरियड था और कैटियर यह 69 से 72 का पीरियड में यह बंगाल का गवर्नर रहा था। यानी आप लॉर्ड क्लाइव से शुरू किए, उसके बाद वेंसीटार्ट, उसके बाद बरेलास्ट, उसके बाद कर्टियर। ठीक है ना। यार देखो होता क्या है कि कभी कभी आपको मैच करने के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है, मैच करने के लिए यानी किस पीरियड में, जैसे इस तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको लिख करके आपको बता देता हूँ ABCD ऐसे करके, और इसमें जो है ना डेट्स दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि आप मैच करो, तो आपको जब तक जो है ना एग्जैक्ट याद नहीं रहेगा तब तक आप सही इंफॉर्मेशन याद नहीं रहेगा, आप सही उत्तर नहीं चूज कर सकते हो। इसीलिए आप बार बार पढ़ोगे तो रटने की जरूरत नहीं है, स्वयं आपके माइंड में सेट हो जाएगा। द्वैत शासन के दौरान कंपनी के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। देखो यह मोस्ट VVI है, यहाँ से प्रश्न आप देखते हो कि यूपीएससी में और यूपीपीएससी में साथ ही साथ अन्य एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। स्टेट एग्जामिनेशन में सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसके द्वारा की गई और क्यों की गई, तो दोनों प्रश्न यहाँ से सही आप कर सकते हो। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको जब बंगाल का गवर्नर, अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा उसके विषय में, यानी बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के विषय में हम लोग विशेष तौर पे अब जानकारी हासिल करेंगे। और यहाँ से भी आपको इनका पीरियड था 1772 से 1785। ठीक है। यानी अगर यहाँ से भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स का क्या था, कार्यकाल क्या था, तो इसको आपको याद रखना है, रटना नहीं है, वीडियोस को बार बार देखना है, मार्गदर्शन IAS को सब्सक्राइब करना है, आप स्वयं आपको यह माइंड में आपका सेट हो जाएगा। अब देखो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, यह हमारा प्री स्पेशल, देखो यह PT स्पेशल है, आप लोग इसको प्री में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वनडे का एग्जामिनेशन हो, यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो या स्टेट PSC का एग्जामिनेशन हो, सब जगह यह समान रूप से इम्पोर्टेंट है। जहां भी इतिहास से प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है वहां पे यह जानकारी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वारेन हेस्टिंग्स का 72 से 85 यह आपको याद रखने के योग्य है। अगला जो इसमें महत्वपूर्ण है, 1772 में कर्टियर के बाद वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना और इसने बंगाल में चल रहे द्वैत शासन, जो कि किसके द्वारा शुरू किया गया था, क्लाइव के द्वारा, समाप्त कर बंगाल का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया। अब बंगाल का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया गया और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का, देखो आपको
जब एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए समय समय पर रेगुलेटिंग एक्ट जैसे अन्य एक्टों के माध्यम से सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्देश दे दिया जाता था। उसमें जो महत्वपूर्ण है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स को क्या बनाया गया था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। देखो, प्रथम गवर्नर जनरल याद रखो, अगर गवर्नर पूछा जाता है सिर्फ तो लॉर्ड क्लाइव का आंसर आपका सही होगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कार्यकाल 72 से 85 था। देखो दोस्तों, मैं आपको बहुत ईमानदारी पूर्वक एक एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कलेक्शन करके मैं आपके सामने लाया हूँ। आपकी यह जिम्मेवारी बनती है, अगर फ्री में एकदम सेफ स्कोर करना चाहते हैं तो कोई भी एग्जामिनेशन वर्तमान में अगर हो रहा है, चाहे यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, स्टेट पीएससी का एग्जामिनेशन हो, तो हिस्ट्री पे बिना कमांड किए शायद आप पार नहीं कर पाओ, प्री क्वालिफाई नहीं कर पाओ। और मार्गदर्शन आईएएस यह चाहता है कि कोई भी ऐसा कारण ना हो जिसके कारण आपका प्री एग्जामिनेशन रुके। अगला जो इस क्रम में हम लोग देखेंगे, अगला इंफॉर्मेशन यह कहता है कि वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की राजधानी को कलकत्ता लाकर इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। यानी राजधानी को कलकत्ता लाया और साथ ही साथ अंग्रेजी साम्राज्य का राजधानी घोषित किया। अगला इंफॉर्मेशन, वारेन हेस्टिंग्स ने 1776 में कानून संबंधी एक संहिता का निर्माण करवाया, जिसे नाम दिया गया एक कोड ऑफ जेंटू। देखो, यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई है यह। आप देखोगे यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, यूपीपीएससी में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसीलिए यह कोड ऑफ जेंटू को आपको जरूर याद रखो, यह वारेन हेस्टिंग्स की देन है। इसने मुगल सम्राट को मिलने वाले 26 लाख रुपए का पेंशन को बंद करवा दिया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसी समय रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में आपको कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यह भी वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान था। और इसी के समय में बंगाल में एक समृद्ध ब्राह्मण जिसका नाम नंद कुमार था, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अभियोग चलाया गया था। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर खंड में मैं आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया हूं। आपको स्लाइड को रोक करके एक एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कॉपी पे नोट करके और इसको याद कर लेना है। क्योंकि मैं आपको एग्जामिनेशन को भी बताते चलता हूं कि कौन कौन से एग्जामिनेशन में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो, यह जो है ना उच्च न्यायालय, यह जो है ना बीपीएससी में पूछा जा चुका है। अगर प्रीवियस ईयर्स आप उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए एक एक प्रश्न जो बहुत बीबीआई है उसी को मैं अपने इसमें पर्टिकुलर सीरीज में मैं शामिल करके आपके लिए लेकर के आता हूँ। अगला जो हमारा बिंदु है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में हुआ था। यानी अगर आपसे पूछा जाए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। इस समय द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कब हुआ था? 80-84, 1780-1784 में हुआ था। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि आपको पता होगा 1784 में पास हुआ था, और इसी के समय पास हुआ था वारेन हेस्टिंग्स के समय में। और इसी के द्वारा यानी 1784 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण हुआ था, जिसको आप बीओसी कहते हो, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हो। और किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था? तो वह एक्ट का नाम था पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मैं वीडियो को बहुत धीरे धीरे आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगला इंफॉर्मेशन आपके सामने यह है कि वारेन हेस्टिंग 1785 वापस इंग्लैंड जाने के बाद मैकफर्सन को फरवरी 85 से सितंबर 86 तक बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपके लिए है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला जो हम लोग देखते हैं वह लॉर्ड कॉर्नवालिस को पढ़ेंगे। वह 1786 से लेकर के 1793 तक, यह पीरियड आप लोग जो है ना मोस्ट बीबीआई, इसीलिए मैं आप लोग को कहता हूं कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो फैक्चुअल नेचर के होते हैं, बहुत आसान होते हैं, लेकिन कब? जब आपको फैक्ट याद हो तब। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखें।
कर्नवालिस को भारत में एक निर्माता के रूप में और सुधारक के रूप में याद किया जाता है। यानी लॉर्ड कर्नवालिस ने भारत में कुछ ऐसे कार्य को अंजाम दिया था और कुछ ऐसे कुरीतियों के ऊपर सामाजिक सुधार को अंजाम दिया था, जिससे उसको एक भारत के निर्माता और एक सुधारक के रूप में भी उपलब्धि हासिल है। कर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। सिविल सेवा यानी पहले जिसको आईसीएस कहा जाता था, वर्तमान में आप आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के नाम देते हो, और इसका जो यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, उसमें जो सबसे प्रतिष्ठित सेवा होती है वो आईएएस ही होती है। ठीक है ना, इसीलिए इसको सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कर्नवालिस को। इसने कलेक्टर के अधिकारों को सुनिश्चित किया तथा वेतन का निर्धारण किया। यानी कलेक्टर यानी आईएएस जो पोस्ट होता है वह सबसे शक्तिशाली पोस्ट होता है। इसको कहा जाता है सिविल, यानी जो है सिविल सेवा के सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट इसको कहा जाता है, और इसके वेतन निर्धारण का काम भी लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा किया गया। कर्नवालिस ने भारत में ब्रिटिश से भी पहले पुलिस व्यवस्था की स्थापना की, और इसीलिए इसको पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। यानी आप देखते हो ना, पुलिस में सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है आईपीएस का पोस्ट होता है, इंडियन पुलिस सर्विस जिसको आपको कहते हैं। जो आप देखते हो ना, साधारणतया जो होते हैं एसपी आप देखते हो, एसएसपी आप देखते हो, यानी यह सभी सर्वोच्च पोस्ट होता है। जैसे अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत अगर मैं आपको बताऊं तो आईएएस को अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत स्थान प्राप्त है। उसके बाद आईएफएस को स्थान प्राप्त है। अब देखो यहाँ फॉरेन सर्विस मत समझना, आप इसको आप फॉरेस्ट सर्विस समझना, फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो है ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छे बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आईएफएस, अगर यहाँ पे आप फॉरेन सर्विस करोगे तो यह जो है ना सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आता है, यानी सेंट्रल सर्विस हो जाता है। और तीसरा जो है आईपीएस, समझ रहे हो ना, यानी आप आईपीएस, आईएफएस और आईएएस ये सभी तीनों जो है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला इंफॉर्मेशन यह कहता है, मार्गदर्शन आईएएस आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है, और मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत हमारा यह सेकंड वीडियोज है। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री यानी हिस्ट्री प्री, वहां पे आप प्ले लिस्ट में आप देखोगे तो वहां पे आपको मिलेगा हिस्ट्री पीटी। इस सीरीज को आप खोलोगे तो पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, 1857 पे हुआ था, पूरी तरीके से डेडिकेटेड। आज आपका जो है ना गवर्नर और बंगाल का गवर्नर जनरल, इस पे पूरी तरीके से यह गवर्नर जनरल, देखो यह सीरीज है, यानी इसमें जो है ना, और वायसराय, वायसराय यह लगभग जो है ना 1 to 4 में, यानी जो है ना यह दूसरा है, अभी तीसरा और चौथा भी आपके सामने आएगा। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से अगर पूरा हमारा सीरीज आप देखोगे हिस्ट्री प्री के अंतर्गत, तो चाहे यूपीएससी की एग्जामिनेशन की तैयारी आप करते हो, या राज्य लोक सेवा की तैयारी करते हो, या रेलवे, या कहीं भी अगर हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जाता है तो यह सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अभी हम लोग जो है कॉर्नवालिस के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 1793 में एक नियम बनाया जिसे कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है, और यह भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इसीलिए कॉर्नवालिस कोड को भी याद रखोगे आप। इस कोड के अनुसार कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के शक्तियों का विभाजन किया था। जैसा कि आप लोग को पता है भारत में क्या चलता है, भारत में सेपरेशन ऑफ पावर है, सेपरेशन ऑफ पावर, और सेपरेशन ऑफ पावर के अंतर्गत यह कहा जाता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे के क्षेत्र में बिना हस्तक्षेप किए हुए, एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हुए अपने कार्य क्षेत्र में कार्यों का निर्वहन करेगी। यही कॉन्सेप्ट है, यह कॉन्सेप्ट सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत मोंटेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। इसीलिए आप यह देखोगे कि यह अगर भारतवर्ष की बात किया जाए तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा यानी किस अंग्रेज के द्वारा?
तो कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। इस तरीके से यहाँ से अगर कुछ भी प्रश्न पूछता है सेपरेशन ऑफ पावर से, तो मैं यह समझता हूँ कि मैं पर्याप्त ज्ञान आपको दे चुका हूँ। अगला जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ, 1790 से 92 में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के कॉर्नवालिस के काल में हुआ था। 1793 के कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया था। जैसे आप देखते हो ना अस्थाई बंदोबस्त, इसी तरीके से यहाँ पे भारत में 3 बंदोबस्त प्रणाली थी। एक अस्थाई बंदोबस्त थी, एक जो है ना आप देखोगे रैयतवाड़ी थी, एक महलवाड़ी व्यवस्था थी। और यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं ना बंगाल का एरिया, बिहार का एरिया और उड़ीसा का एरिया, तो यहाँ पे कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। यह इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ 1805 में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई और 1805 इस डेट को याद रखोगे। और गाजीपुर में इसका मकबरा का निर्माण किया गया, जिसे लाट साहब का मकबरा कहा जाता है। चूंकि भारतवर्ष के लिए यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष के लिए कॉर्नवालिस को एक सुधारक के रूप में, एक निर्माता के रूप में माना जाता है। इसीलिए इसके जो मकबरा बना हुआ है, जो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, जिसको कहा जाता है लाट साहब का मकबरा, यहाँ से प्रश्न जो है ना आपको यूपीपीएससी में जरूर पूछा जाता है और साथ ही साथ अन्य लोक सेवा आयोग में पूछा जाता है और कहीं भी पूछा जा सकता है। इसीलिए आप ध्यान पूर्वक इन चीजों को याद रखें। अगला जो इंफॉर्मेशन आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, मार्गदर्शन आईएएस प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए सर जॉन सोर के विषय में। देखो, आप लोगों से सिर्फ अपेक्षा, जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियोस को देखें उनसे यह रिक्वेस्ट यही है कि मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे। आपको यह चैनल पूरी तरीके से फ्री है, यहाँ पे आपको कोई पैसे देने नहीं होते हैं, पूरी तरीके से यह फ्री सेवा है। आप लोग सिर्फ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, जिससे मैं आप लोग के लिए बहुत सारा शोध करके और नया नया वीडियोस, नए इंफॉर्मेशन के साथ जो परीक्षा उपयोगी जानकारी लेकर के मैं आता हूं आप लोग के लिए। और पर्टिकुलर विषय वस्तु में मैं आप लोग को पूरी तरीके से आश्वस्त कर दूं कि अब कोई भी प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाता है, अगर आप हमारे वीडियोस को ध्यान पूर्वक स्टडी किए हुए हैं, नोट्स बनाए हुए हैं, याद किए हुए हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका एक भी प्रश्न यहाँ से नहीं छूटेगा। अगला जो बिंदु है सर जॉन सोर के विषय में, 1793 से 1798 तक इनका कार्यकाल था। इनके विषय में कार्यकाल, कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन सोर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इनके कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना के विषय में बात किया जाए तो खरदा का युद्ध है, जो 1795 में मराठा और निजाम के बीच में हुआ था। अब देखो, मराठा वर्सेस निजाम, यह आप लोग को जरूर से जरूर याद रखना चाहिए, क्योंकि खरदा का युद्ध इसी लिए फेमस है क्योंकि पूछा जाता है या किसके किसके बीच में हुआ था। तो इसको आप याद रखोगे, मैं इस चीज को आश्वस्त हूँ। सर जॉन सोर अपनी हस्तक्षेप की नीति, यानी इनके द्वारा, जॉन सोर के द्वारा एक नीति अपनाई गई थी जिसको हस्तक्षेप की नीति कहा जाता है, और इनकी ख्याति भी इसी नीति के उद्देश्य से है। यानी अगर कोई भी देसी राजवाड़ा आपस में अगर झगड़ रहा है, एक दूसरे पे आक्रमण कर रहा है, तो यह दोनों पक्ष में किसी का भी पक्ष नहीं लेते थे, इसीलिए इनको हस्तक्षेप नीति का के लिए इसके नाम को जाना जाता था। इसके कार्यकाल में बंगाल के अंग्रेज अधिकारियों के विद्रोह की से स्थिति अनियंत्रित हो गई और जिससे 1798 में इसे वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। यानी इनको एक विद्रोह का सामना करना पड़ा था, अंग्रेज अधिकारियों के विद्रोह से स्थिति गंभीर हो गई और जिस कारण से इनको वापस कहाँ बुला लिया गया, इंग्लैंड बुला लिया गया। अब देखो दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु आप लोग के लिए जो मोस्ट वीवीआई है, यहाँ पे आप देखो मोस्ट वीवीआई है। मैं पहले आप लोग को सचेत कर देता हूँ कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली आपके स्टडी के दृष्टिकोण से, प्री एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, पीटी के दृष्टिकोण से यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह इनका कार्यकाल था 1798 से 1805, समझ रहे हो, यानी 1798 से लेकर के 1805 तक। इनको किस लिए जाना जाता है वेलेस्ली को, तो वेलेस्ली ने शांति की नीति का परित्याग कर दिया गया,
यानी शांति की नीति, यानी जॉन सोर की जो नीति थी हस्तक्षेप की नीति, उसको छोड़ करके केवल युद्ध की नीति का अवलंबन किया गया। यानी इनका उद्देश्य यह था कि किसी भी एन केन प्राकरेना, किसी भी तरीके से जो है ना भारतीय साम्राज्य, भारतीय जो राज्य है उसको हस्तगत करके और अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया जाए। इसी के चलते वेलेजली ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाते हुए भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन की परिधि में लाने के लिए एक सहायक संधि की नीति का परिचालन किया। यह आपके लिए मोस्ट VVI है। यहाँ से प्री में भी प्रश्न बनते हैं, आपको प्री में भी प्रश्न बनते हैं और मेंस में भी प्रश्न बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपको जरूर से जरूर पता होना चाहिए। इसीलिए हमारे मार्गदर्शन IAS में प्रश्नों का विश्लेषण किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग टू अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे 100% स्टडी होती है और बाकी बातों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं होती है। वेलेस्ली कंपनी को भारत में सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता था और उसने प्रदेश का विस्तार कर भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना चाहता था। यानी वह यह चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारतवर्ष में कोई भी शक्ति न बचे शेष, जिसपे अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका पूरी तरीके से उसके ऊपर अधिकार ना हो। अगर हम लोग देखते हैं सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है हैदराबाद और फिर मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर शामिल थे। यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में कौन शामिल था। तो अगर वास्तविक आप पढ़ाई किए हो, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई किए हो, तो आपको यह पता होगा कि आपको हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, बूंदी, भरतपुर, पेशावर आदि सहायक संधि के अंतर्गत शामिल राज्य थे। वेलेस्ली के कार्यकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसने युद्ध में टीपू सुल्तान को हराने के पश्चात मैसूर पर अधिकार कर लिया और इसने पेशवा के साथ वेसिन की संधि की। यह देखो, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अगर 1802 ईस्वी में वेसिन की संधि हुई थी, पेशवा के साथ अंग्रेजों ने वेसिन की संधि की थी 1802 ईस्वी में। 1803 और 1805 के दौरान द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया। यानी जब वेसिन की संधि हुई उसके बाद आपको यह युद्ध लड़ा गया जिसको आपको द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है। वेलेस्ली ने अपने विस्तार नीति के तहत पंजाब और सिंध को छोड़ करके शेष लगभग संपूर्ण भारत पर कंपनी का प्रभाव क्षेत्र में ला दिया। यानी अभी तक दो बचे हुए थे, कौन? पंजाब बचा हुआ था और सिंध बचा हुआ था। बाकी जो देशी राज्य थे सभी किसके अंतर्गत आ गए? अंग्रेजों के अंतर्गत आ गए। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ वह वेलेस्ली के कार्यकाल में टिप्पू सुल्तान ने नेपोलियन से पत्राचार कर भारत में अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यानी आपको जो टिप्पू सुल्तान था उसकी विदेश नीति की चर्चा आपको आधुनिक भारतीय इतिहास में होती है और वह एक दूरदृष्टा प्रशासक था और वह अपने राज्य को बचाने के लिए विदेशी यानी फ्रेंच लोगों से यानी नेपोलियन से भी सहायता मांगने की कोशिश की थी और इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा की भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। देखो, यह उपलब्धि है किसके साथ? वेलेस्ली के साथ। लेकिन सबसे बड़ी इसमें यह है कि फोर्ट विलियम कॉलेज को जब क्राउन वहां पे यानी अंग्रेजों ने इसको एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, क्योंकि ICS का उस समय जो जॉब्स होता है उस पर अंग्रेज अपना पूरा अधिकार मानते थे और इसीलिए कलकत्ता में नागरिक सेवा मतलब ICS की सेवा को कहा जाता है, जो वर्तमान में इसी का नाम अगर देखोगे तो IAS कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कहा जाता है, जो वर्तमान भारत के अंतर्गत सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, सबसे उच्चतम सेवा है। ठीक है ना? तो इसी के अंतर्गत जो ट्रेनिंग कॉलेज था वो कलकत्ता में स्थापित करने का प्रयास वेलेस्ली के द्वारा किया गया था, जो अंततोगत्वा पूरा नहीं हो पाया। अगला जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, सर जॉर्ज बार्लो के अंतर्गत 1805 से लेकर के 1807 तक बहुत छोटे 2 साल के लिए इनको गवर्नर जनरल बनाया गया था। इनमें सबसे जो प्रमुख घटना वेलोर में विद्रोह का दमन इनके कार्यकाल में किया गया था।
वेलेस्ली के बाद कॉर्नवालिस को पुनः 1805 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, किंतु 3 महीने के बाद ही अक्टूबर 1805 में उसकी मृत्यु हो जाती है और कॉर्नवालिस के मृत्यु के बाद जॉर्ज बार्लो को भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। जॉर्ज बार्लो ने वेलेस्ली के विपरीत हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया, यानी जॉर्ज बार्लो वेलेस्ली से उलट नीति का समर्थन किया और इसके कार्यकाल में वेलोर में 1806 में सिपाहियों ने विद्रोह किया था और जॉर्ज बार्लो ने राजपुर घाट की संधि आपको 1805 में की थी मराठों के साथ। इनके पीरियड में यही सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई। आज मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि आपको यह सीरीज किसके अंतर्गत मिल रही है, गवर्नर जनरल वायसराय। ठीक है, यह आपका पहला पार्ट, यह वीडियोस आपका पार्ट 1 है। इसी तरीके से आपको जो है ना कल मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा। उसके बाद इसी का देखो यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इसको मैं 4 पार्ट मैं लेकर के आऊंगा आप लोग के लिए। आज हम लोग पार्ट फर्स्ट पढ़े और निश्चित रूप से हम लोग जो है ना क्रमशः सभी पार्ट्स आपके सामने शेयर करेंगे, आपके सामने लेकर के आएंगे। आप लोग का बहुत ज्यादा सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन आईएएस के साथ आप लोग जुड़े और अपने दोस्त मित्रों को भी साथ में जोड़े और मार्गदर्शन आईएएस को एक प्रमुख स्टडी चैनल के रूप में आप लोग स्थापित करें। आपको सिर्फ करना यही है कि मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह, देखो बाई अजीत सिंह यूट्यूब पे अगर आप इसको सर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसको फाइंड कर लेंगे। आपको चैनल को कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे समय पे जब भी वीडियोस अपलोड हो मैं आप लोग के लिए कई सीरीज लेकर के आ रहा हूँ। करंट अफेयर्स शो के अंतर्गत करंट अफेयर्स लेकर के आता हूँ, आपको हिस्ट्री प्री स्पेशल के अंतर्गत हिस्ट्री का वीडियोस लेकर के आता हूँ, एलएसडब्ल्यू के अंतर्गत ऑप्शनल पेपर एलएसडब्ल्यू को लेकर के आता हूँ और साथ ही साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन के अंतर्गत ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के मैं आता हूँ। इसीलिए आप मार्गदर्शन आईएएस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीएस फर्स्ट और सेकंड पेपर और साथ ही साथ आपको ऑप्शनल पेपर में भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। मेरे चैनल पे आपको जो है ना प्री एग्जामिनेशन के लिए डेडिकेटेड सुपर फास्ट सीरीज आएगा और साथ ही साथ मेंस के लिए भी आपके लिए डेडिकेटेड वीडियोस लेकर के मैं आऊंगा डेली। इसीलिए आप लोग से मैं कहना चाहता हूं कि मार्गदर्शन आईएएस बाई अजीत सिंह को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लिए। इसी के साथ मैं वीडियोस को समाप्त करता हूं। मिलते हैं कल फिर से। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।